हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपका कमर्शियल स्टडीज़ का मेंटर। हम लोग आज इस चैप्टर मतलब स्टेक होल्डर चैप्टर को आज डील कर रहे होंगे। मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम लोग स्टेक होल्डर, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर एंड देयर मीनिंग्स को पढ़ेंगे। एंड सेकंड पार्ट में हम लोग एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स को डील कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है। स्टेक होल्डर ना दो वर्ड से बना है, स्टेक एंड होल्डर। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट एंड होल्डर का मतलब होता है वन हु होल्ड दैट इंटरेस्ट। तो स्टेक होल्डर का मतलब हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हर वो इंडिविजुअल या ग्रुप और इंस्टीट्यूशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरेस्ट रखता हो मतलब उसके डिसीजन वर्किंग से उसके पॉलिसीज़ में अगर इंटरेस्ट रखता हो तो उसको हम लोग स्टेक होल्डर बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम सप्लायर हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो, मान लो कल को वो ऑर्गेनाइजेशन तुमसे मटेरियल्स ना लेकर दूसरे सप्लायर से लेने लगा, वहाँ उसको कम पे मिलने लगा, तो वो अपना डिसीजन चेंज किया, जिसके वजह से जो सप्लायर तुम हो तुमको इफेक्ट होगा, तुमको इफेक्ट होगा उसके डिसीजन से, इसलिए तुम भी अ काइंड ऑफ स्टेक होल्डर कहलाए। तो हम लोग स्टेक होल्डर को बोल सकते हैं, स्टेक होल्डर मतलब हर वो इंसान या ग्रुप या इंस्टीट्यूशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल से या डिसीजन से या पॉलिसी से इफेक्ट होता हो या तो उसमें इंटरेस्ट रखता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। और स्टेक होल्डर में क्या क्या आता है, देखो, ओनर्स आते हैं, शेयर होल्डर आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। हम लोग इस सब के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो पहले ये आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया है। चलो अब डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देयर आर टू काइंड ऑफ स्टेक होल्डर, वन इज इंटरनल स्टेक होल्डर एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। फिर से मैं कहूँगा, ये जो वर्ड इंटरनल स्टेक होल्डर है उसी में ही उसका मीनिंग दिया हुआ है। स्टेक होल्डर के बारे में हम लोग पढ़ लिए, वन हु गेट अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल में इंटरेस्ट रखता हो या तो उससे इफेक्ट होता हो। हर वो इंसान या ग्रुप ऑफ पर्सन्स या इंस्टीट्यूशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके वर्किंग में इंटरेस्ट रखता हो या तो उससे इफेक्ट होता हो, उसको हम लोग स्टेक होल्डर बोलते हैं। नाउ हियर द मीनिंग इज इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, तो स्टेक होल्डर का मतलब हम जान गए। अब इंटरनल मतलब जो अंदर से, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर से जितने स्टेक होल्डर्स ऑपरेट करते हैं उनको हम लोग इंटरनल स्टेक होल्डर बोलते हैं। मतलब स्टेक होल्डर हु involved in the business या who operate the business from within the organization, they are known as internal stakeholder। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मतलब इंटरनली मेनली दो ही कैटेगरीज वर्क करता है, एक एम्प्लॉयर एंड एक एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर्स में वी कैन से दैट एम्प्लॉयर्स इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स, ओनर्स एंड मैनेजर्स, एंड एम्प्लॉयज़ मीन्स द वर्कर पार्ट। ठीक है, ओके। नाउ हाउ दे आर स्टेक होल्डर, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखो क्या होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का, वन हु बाइज और होल्ड कंपनी शेयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर कैसे स्टेक होल्डर है, मतलब उसको कंपनी में कैसे इंटरेस्ट है। जाहिर सी बात है, एक शेयर होल्डर एक कंपनी का शेयर लेता है जिसके बदले में शेयर होल्डर लोग को मंथली ईयरली डिविडेंड मिलता है, ओके, उस शेयर्स के ऊपर। अब देखो, कंपनी अच्छा ग्रो करेगा तो शेयर होल्डर का जो शेयर का प्राइस है वो भी राइज करेगा अगर कंपनी ग्रो करेगा तो, जिससे शेयर होल्डर का प्राइस, जो शेयर्स का प्राइस है वो भी राइज होगा, जिससे शेयर होल्डर लोग को प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। शेयर्स का प्राइस जब बढ़ेगा तो उन लोग को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब वो सेल करेंगे, मान लो 5 रुपीज़ में परचेज़ किए थे, आज कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया, आज उनके शेयर का प्राइस हो गया 25 रुपीज़। अब आज सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सेल कर दिए, तो 20 रुपीज़ का
20 रुपीज़ का उनको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग कंपनी के डिसीजन में ऐसे इंटरेस्ट रखते हैं कि कंपनी अच्छा ग्रो करे, अच्छे से प्रॉफिट बनाए, जिसकी वजह से हम लोग को भी डिविडेंड सही से मिले और हमारे शेयर का प्राइस बढ़े। तो कंपनी के वर्किंग्स में इनका इंटरेस्ट है कि नहीं? अब है तो इनको हम लोग स्टेक होल्डर बोलते हैं। और इंटरनली इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंपनी की ये मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर को। और ये एम्प्लॉयर का पार्ट होता है क्योंकि ये लोग मैनेजमेंट कंपनी का संभालते हैं, जो कि एम्प्लॉयर के कैटेगरी में आता है। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, एम्प्लॉयर। तो सॉरी सेकंड, हाँ, तो एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है? जो किसी को, इंग्लिश थोड़ा यूज कर रहा हूँ, किसी को काम देता है। काम देता मतलब जॉब। देखो एम्प्लॉयर मतलब होता है बॉस, शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो बॉस। जो किसी को काम देता है और उसके बदले में वेजेस या तो सैलरी पे करता है, उसको हम लोग एम्प्लॉयर बोलते हैं। एम्प्लॉयर मतलब समझ गए आप लोग कि वन हु ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स एंड पेज वेजेस और सैलरी देयर ऑफ इन कंपनसेशन या एज अ कंसिडरेशन। ओके, नाउ एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय मतलब वन हु वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ वर्कर एंड गेट वेजेस और सैलरी इन रिटर्न, ठीक है। अब एम्प्लॉय क्या होता है? देखो कोई एम्प्लॉय क्या होता है, प्रोडक्शन में काम करते हैं, कुछ एम्प्लॉय देखना ऑफिस में काम करते हैं, मतलब प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री, और कुछ ऑफिस में काम करते हैं। जो ऑफिस में एम्प्लॉय लोग रहते हैं वो लोग ना कंप्यूटर में हर चीज़ को, डेटा को मैनेज करते हैं, कैसे कैसे वर्क चल रहा है, सब चीज़ का डेटा बनाना से कि अकाउंट को बनाना, ये सब। तो वो लोग मेंटली हर चीज़ काम करते हैं, मतलब कंप्यूटर से अपना मेंटल एबिलिटी है उससे हर चीज़ को वर्क करते हैं। एंड जो प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री में जो लेबर लोग काम करते हैं वो लोग अपना जितना फिजिकल एफर्ट डालते हैं वो सारा एफर्ट डालते हैं फिजिकल एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, बनाने में। तो एम्प्लॉय दोनों तरह का मतलब मेंटली एंड फिजिकली दोनों एफर्ट डालता है, जिसकी वजह से कंपनी एक अच्छे लेवल पे जाए, अच्छे से ग्रो करे। तो एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? वो इंडिविजुअल जो एज अ वर्कर काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में और रिटर्न में उसको वेजेस या सैलरी मिलता है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयर मतलब जो एक बंदे को जॉब देता है और सैलरी या तो वेजेस इन रिटर्न पे करता है। एम्प्लॉयर मतलब बॉस, एम्प्लॉय मतलब वर्कर, शॉर्टली बोलूँ तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? चलो हम लोग पढ़ते हैं। अब एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, ठीक है। और स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? मैं बार बार बोलता रहूँ जब तक तुम लोग को याद ना हो जाए। स्टेक होल्डर का मतलब अ पर्सन who has interest or get affected by the working decision and the policies of an organization, they are known as stakeholder। तो अब देखो एक्सटर्नल एंड स्टेक होल्डर, वो स्टेक होल्डर जो एक्सटर्नली बाहर से आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। मतलब स्टेक होल्डर हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नोन एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इसमें क्या क्या होता है? सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी। ओके, अभी एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट डू मीन बाय सप्लायर? देखो सप्लायर क्या होता है? सप्लायर मतलब वन हु सप्लाई गुड्स, रॉ मटेरियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सप्लायर एक इंसान भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तुम इमेजिन करो ना, मान लो तुम एक ग्रॉसरी शॉप वाले हो, ओके। देखना तुमको ना अगर कुछ तुम्हारे पास कभी कभी अगर तुम लोग देखे होगे तो जब सामान वामान जब देने का बारी आता है तो देखना कोई इंडिविजुअल आता है कि भैया बेकरी के सामान है, लोगे क्या? ठीक है, तो बोलता है हाँ भाई इतना इतना दे दो, तो वो एक पर्सन आता है। अब कभी कभी क्या होता है, वो ग्रॉसरीज वाला डायरेक्टली कंपनी से भी डील करता है, ठीक है। अगर जिसका बहुत बड़े लेवल पे स्केल कर रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से भी डील करता है, ठीक है। मुझे इतना इतना सामान चाहिए, आप ला कर दे दो। तो सप्लायर एक पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। और सप्लायर का मतलब क्या होता है? सिंपली एक ही मतलब होता है, सप्लायर इज समवन हु सप्लाइज यू द गुड्स, ओके, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। व्हाट डू मीन बाय क्रेडिटर? देखो क्रेडिटर का मतलब होता है, सिंपली बोले जो तुमको उधार देता है,
ठीक है। तो क्रेडिटर, सप्लायर भी अ काइंड ऑफ क्रेडिटर ट्रीट कर सकते हैं। कब? जब वो सप्लायर आपको गुड्स या रॉ मटेरियल उधार पे दिया हो, क्रेडिट पे दिया हो, जब आपको उसको पे करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सप्लायर। इन दैट केस सप्लायर विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर को शॉर्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्रेडिटर मे बी अ बैंक और सप्लायर और अ पर्सन दैट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट फैसिलिटी। ओके, दैट प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट फैसिलिटी। तो क्रेडिटर बैंक जैसे कि हम लोग को लोन देता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लोन देता है। सप्लायर अगर क्रेडिट पे गुड्स या रॉ मटेरियल दिया तो एक उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। ओके, अब क्रेडिटर भी एक सिंपल पर्सन हो सकता है, या तो तुम किसी से इंडिविजुअल अपने फ्रेंड से ले सकते हो लोन, ठीक है, या फिर वो एक कंपनी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि अभी बहुत सारे कंपनी जो कि लोन ऑफर करते हैं, तो वो कंपनी भी हो सकते हैं और एक बैंक भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग सोसाइटी पार्ट पढ़ते हैं। देखो, सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से अफेक्टेड है और इंटरेस्ट है रखता है उसके वर्किंग्स पे, बताता हूँ। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी रिसोर्सेज चाहिए, वेदर इट इज़ कैपिटल और लेबर, ये सारा चीज़ उसको एक सोसाइटी से ही मिलता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करता रहे वो, टाइमली टू टाइमली। ओके, वरना क्या है कि सोसाइटी कल को उसको फिर रिसोर्स मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। वो लोग सोचेगा सोसाइटी वाला कि ये तो सिर्फ अपना देखता है, तो वाई वी शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम लोग दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ABCD बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेंगे जो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है? जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट को रन कर सकता है, जो मैल नरिश बच्चे हैं उन लोग के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम को रन कर सकता है, स्कूल्स को ओपन कर सकता है, चैरिटी कर सकता है। तो ये सब चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सोसाइटी भी एक तरह का स्टेक होल्डर है, लेकिन वो इंटरनल स्टेक होल्डर नहीं है, वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। वो इंटरनली कुछ इफेक्ट नहीं करता है, मतलब इंटरनली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं रहता। सोसाइटी ऑफकोर्स वो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहता है। नाउ तो हम लोग अब आखिरी पार्ट में बढ़ते हैं गवर्नमेंट का, मतलब आखिरी पार्ट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का, आखिरी पार्ट में बढ़ते हैं गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट किस तरह से स्टेक होल्डर है मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट क्या होता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन से उतना इंटरेस्ट, मतलब डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, मगर इनडायरेक्टली वो क्या करता है, उसको मॉनिटर करते रहता है कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वो पेमेंट, मतलब टैक्स का टाइमली पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, हो गया। फिर या फिर ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ को मॉनिटर करता है। ओके, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा है, कस्टमर को चीट तो नहीं कर रहा है, ये सारा चीज़ गवर्नमेंट मॉनिटर करते रहता है। तो गवर्नमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्किंग्स है, मतलब वो गलत काम तो नहीं कर रहा है, तो गलत, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर गलत काम करते हैं, वर्क ही कर रहा है, तो उस पर वो इंटरेस्ट रखता है, तो उसके डिसीजन से इफेक्ट होगा, इसीलिए उसको हम लोग भी एक तरह का स्टेक होल्डर बोलते हैं ना। हम लोग अब बढ़ेंगे अपने आखिरी पार्ट पे, जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर और इंटरनल स्टेक होल्डर के पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं। देखो, एग्ज़ाम मैं पढ़ाने से पहले एक चीज़ बता दूं, एग्ज़ाम में जब भी आप लोग डिफरेंस बिटवीन लिखिएगा तो प्लीज़ ये 3 कॉलम ज़रूर बनाइएगा, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शंस ज़रूर लिखिएगा, जिससे एक एग्जामिनर को अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत अच्छा मतलब उसको ऊपर इंप्रेशन बनता है। तो आप लोग प्लीज़ बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखिएगा, और उससे आप लोग को लिखना भी कम पड़ेगा, ठीक है, और अच्छा भी लगता है, पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में जानते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर मतलब वन हु ऑपरेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वन हु ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ पोजीशन मैंने पहले ही बोल दिया, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, जो भी स्टेक होल्डर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ऑपरेट कर रहा है, उनको हम लोग इंटरनल स्टेक होल्डर बोलते हैं। एंड वन हु फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नोन एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। नाउ रोल के बेसिस पे क्या डिफाइन कर सकते हैं। देखो, इंटरनल स्टेक होल्डर में हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय रहते हैं। ओके, तो ये जो डे टू डे मैनेजमेंट होता है, डे टू डे वर्किंग्स एंड मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना आपके डे टू डे वर्किंग्स में पार्टिसिपेट करेगा,
मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के, या क्रिएटर थोड़ी ना करेगा या सप्लायर थोड़ी ना करेगा, वो तो अपना सामान देगा भैया सप्लायर, उसका उससे वहीं पे नाता ख़त्म, आप उसको पेमेंट कर दो, वो आपको सामान देता रहेगा, बस वहीं तक उसका रिलेशन है। क्रिएटर के वैसे ही आपको क्रेडिट देगा, उतना ही तक उसका रिलेशन है। मगर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय एक्टिवली, मतलब रोज़ अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो आपका धंधा जो है वो बंद हो जाएगा, वो वर्क ही नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग नहीं हो पाएगा, तो आप कैसे अर्न कर पाएंगे। तो वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे मैनेजमेंट में, डे टू डे मैनेजमेंट एंड वर्किंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ऐसा कुछ नहीं करता है। इंटरनल स्टेक होल्डर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्किंग्स एंड द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्किंग्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ रिस्क के बेसिस में क्या एज्यूम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इंटरनल स्टेक होल्डर रिस्क को एज्यूम करते हैं, बट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर डू नॉट एज्यूम द रिस्क। लेकिन कैसे, रीज़न होना चाहिए, लेकिन ऐसे क्यों। देखो क्या है, इंटरनल हम जानते हैं स्टेक होल्डर में एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि पैसा लगाते हैं कंपनी में, ठीक है, जो कि पैसा लगाते हैं कंपनी में। अब अगर कल को कंपनी डूब जाए, ओके, कल को कंपनी डूब जाए तो उन लोग का पैसा भी डूब जाएगा, वो लोग का पैसा भी डूब जाएगा। तो वो लोग एक्चुअल में रिस्क को अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, मतलब रिस्क लेते हैं, ठीक है, रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क लेते हैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट नाउ। लेकिन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कोई तरह का रिस्क नहीं लेता। आप बोलोगे भैया क्रेडिटर भी तो, मतलब क्रेडिट पे पैसा देता है, लोन वगैरह देता है बैंक, तो फिर वो लोग भी रिस्क अज्यूम कर रहा है, ठीक है। सप्लायर भी अगर क्रेडिट पे सामान सप्लाई करता है, गुड्स या रॉ मटेरियल, तो वो भी क्रेडिट को मतलब रिस्क को अज्यूम कर रहा है, नहीं, वो एकदम अज्यूम नहीं कर रहा। क्या होता है, वो जो पेमेंट कर, वो आपको जो लोन देता है, ठीक है, क्रेडिट पे देता है, तो वो आपको एक टाइम बाउंडेशन रहता है, उसके अंदर आपको पे करना है, नहीं रहता है तो आपको वो कोर्ट पे स्यू कर सकता है। बट अगर आप ओनर हो और आपका वो ऑर्गेनाइजेशन सही से वर्क नहीं कर पाया और पैसा डूब गया, ठीक है, तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, आप कहीं नहीं स्यू कर सकते हो। मगर ये इंटरनल स्टेक होल्डर लोग, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर आपको स्यू कर सकता है, क्योंकि वो एक अलग एंटिटी है, उनको अपने पैसा से मतलब है, ठीक है। वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, बस आप इतना जानिए कि इंटरनल स्टेक होल्डर रिस्क को अज्यूम करते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर रिस्क को अज्यूम नहीं करते हैं। कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे क्या डिफरेंशिएट होता है, मतलब कि क्या कंसिस्ट करता है। इंटरनल स्टेक होल्डर में मैं बताया कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ लोग ही कंसिस्ट करते हैं। एम्प्लॉयर में ओनर्स, मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर आते हैं। वेदर इन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कंसिस्ट ऑफ सप्लायर, कस्टमर, क्रेडिटर, जनरल पब्लिक एंड पब्लिक, सोसाइटी भी बोल सकते हैं हम लोग, ओके। ये था आपका आज का लेक्चर, हम लोग का पार्ट 1। मैं बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहो, ठीक है। अपना कमेंट ज़रूर करना कि कहाँ पे दिक्कत हुआ हो, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग।